नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रिट 2025 का जो एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए हमने स्टार्ट करी है। इस सीरीज में हम जो रिट लेवल 1 और लेवल 2 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2022 के हम 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें लेवल 2 के 3 थे और लेवल 1 का 1 था। फिर हमने 2021 के पेपर सॉल्व किए, लेवल 1 का 1 और लेवल 2 का 2। और आज हम बात कर रहे हैं 2018 में जो लेवल 1 का पेपर आया था उसके बारे में। ठीक है, चलिए। रिट 2018 लेवल 1 PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि प्रॉफिट और लॉस से लिया गया है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। If the cost price of 12 pence is equal to the selling price of 16 pence, then the profit or loss जो भी हो रहा है in percentage is equal to 12 पैनों का क्रय मूल्य 16 पैनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत किसके बराबर है, ये आपको पूछा जा रहा है। बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 पेन का क्या बोल रहा है आपको, क्रय मूल्य। तो 12 पेन का क्रय मूल्य मतलब 12 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है किसके, 16 पेन के विक्रय मूल्य के, मतलब 16 सेलिंग प्राइस। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 से ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 से ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 4, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, 3। तो 4 यूनिट में कोई वैल्यू, कोई भी आर्टिकल की, कोई भी वस्तु की वैल्यू है, या यूं कह दूं कि किसी भी वस्तु के लिए 4 रुपए अगर उसकी खरीद है और बेचते समय उसको 3 रुपए में या 3 इकाई में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि आपको लॉस हो रहा है। अब लॉस कितने यूनिट का हो रहा है, यहां से पता चल रहा है कि लॉस आपको हो रहा है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, 1 इकाई का। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर देखते हैं, क्रय मूल्य पर और कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस कितनी आपकी, 4। 1 का आपको लॉस हो रहा है, 4 पर हो रहा है, और परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा, 100, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, 25%। तो 25% की आपको क्या होगी, हानि। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा करवाई। ठीक है। फिर प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा और शेष राशि का 5वां हिस्सा आपस में बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल जो ब्याज मिल रहा है वो 2500 रुपए का मिल रहा है, तो जमा की गई कुल राशि किसके बराबर है। टोटल जो भी उसके पास धन है उसको 2 पार्ट पे डिवाइड किया है। मान लेते हैं फर्स्ट और क्या, सेकंड। अब आपको क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन पढ़िए। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। इसका बाई 4 और इसका बाई 5 इज इक्वल्स टू है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दोनों का रेशियो आ गया एक तरह से, पहली और दूसरी राशि का कितना, 4 और 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि उसने कुछ राशि तो 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा करवाई थी। ठीक है। तो पहली वाली जो भी राशि थी, ये 4 और 5 यूनिट है, तो इसको मैं 4A और 5A कह सकता हूं। तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट मिला 4A पर, वो 10% के हिसाब से मिला, और कितने टाइम के लिए था, 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट था कितना, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन क्या, 100। और यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना था, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 12% है, इनटू टाइम अपॉन 100। इन दोनों का एडिशन करूं तो वो टोटल जो आपको मिलने वाला इंटरेस्ट है, जो कि कितना है, 2500 रुपीज, 2500 रुपए उसके बराबर है। चलिए, यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, ए की। तो ए की वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए। ये 100 एलसीएम लेकर उधर ही भेज दीजिए। वैसे तो ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, पर ऐसे ही रहने दीजिए, सीधा गुणा कर लेते हैं इसका। 4 का 2 से 8 और 10 से कितना, 80। तो ये हो गया 80A। 12 का 5 से करूंगा कितना, 60, और 60 का 2 से करूंगा तो 120। तो 120A और ये 80A कितना आ जाएगा, 200A। और ये 100 उधर चला जाएगा, तो 2500 के साथ और 100 आ जाएगा। तो ये आपके सामने कैंसिल होने के लिए 00 से 00, और ये 2 से इसको कैंसिल कर देगा, तो 2500 का आधा हो जाएगा 1250।
ए की वैल्यू 1250 आई है, ध्यान रखिएगा। आपको क्या पूछ रहा है? कुल राशि पूछ रहा है, तो कुल कितनी है? 5 और 4 मतलब 9a, तो 9 इंटू ए, तो 1250 का गुणा कर लेते हैं, ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1250 का गुणा कर लेते हैं किससे? 9 से। बिल्कुल हो गया हमारा काम। तो ये हो गया कितना? 0, 9 का 5 से कितना? 45, 18 और 4 कितना? 22, और 9 और 2 कर लूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 11। 11 250 मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। 3 liter mixture of water and sugar has 40% of sugar. If 1 liter water is added in the mixture, then the sugar percentage in new mixture is equal to, ठीक है। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% क्या है हमारे पास? शुगर है। यदि कितना बोल रहा है? 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शुगर जो है, शर्करा जो है, उसका प्रतिशत किसके बराबर होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। 40% है और 40% का मतलब होता है कितना? 2/5। तो टोटल मिक्सचर कितना है? 5। उसका 40% कितना है? 2, जो कि यहाँ पर क्या है? 40% शुगर का है, ठीक है। तो शुगर की इकाई कितनी है? 2, और टोटल की इकाई, कुल मिक्सचर की इकाई कितनी है? 5। 5 की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है? 3 लीटर के बराबर है। तो 5 अगर 3 लीटर के बराबर है तो शुगर जो है वो कितना होगा? 5 3 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 5/3 के, सॉरी 3/5 के, और 2 किसके बराबर होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये चला जाएगा, 5 से 3 जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, 30 होगा। 30 होगा तो ये पॉइंट लगने के बाद चला जाएगा 6 बार, और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? शुगर की मात्रा आ जाएगी, शक्कर की मात्रा आ जाएगी 1.2 लीटर। 1.2 लीटर अगर शुगर है तो रिमेनिंग 1.8 क्या हमारे पास? वाटर है। अब आपको क्या बोल रहा है? 1 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिला दिया, तो 1.2 अगर शुगर है और टोटल मिक्सचर कितने का है? 3 का, तो इसका मतलब दिखती सी बात है 1.8 हमारे पास क्या हो गया लीटर में? वाटर की क्वांटिटी। अब 1 लीटर क्या कर रहा है? इसमें पानी मिला रहा है, तो अब 1 लीटर पानी मिलेगा तो 1.8 की जगह 2.8 लीटर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन शुगर 1.2 थी और अभी भी 1.2 लीटर ही है। तो ये 1.2 जो है वो परसेंटेज में कितना है ये पूछ रहा है, वो भी नए वाले मिक्सचर का। तो नया मिक्सचर अब 5 की जगह कितना हो जाएगा? 5 क्या कितना था? 3 लीटर। 5 तो इकाई थी, 3 लीटर की जगह अब नया वाला मिक्सचर 1 लीटर और पानी आया तो कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लगेगा, आप इसको काट सकते हैं। 4 से 12 चला जाएगा, 3 का 10 से गुणा 30%। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। दिए गए समानांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान किसके बराबर होंगे? डायग्राम आप देख सकते हैं, और भी अच्छे से चाहिए तो इसको और अच्छे से बना लेते हैं। ये देखिएगा, ये समानांतर चतुर्भुज दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, जिसका नाम दे रखा है ABCD। ये लीजिए ABC और D। ये आपको दे रखा है किसके बराबर है? 4x प्लस y के बराबर। ये किसके बराबर दे रखा है? 2x प्लस 5y के बराबर। ये कितना है आपका? 150 डिग्री है, और ये कितना है आपका? 75 डिग्री है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज जो होता है, उस समानांतर चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 2x प्लस 5 किसके इक्वल होगा? 2x प्लस 5y इक्वल होगा किसके? 150 के। बिल्कुल सही है। वैसे ये दोनों भी बराबर होंगे, तो 4x प्लस y आपके किसके बराबर हो गया? 75 डिग्री के। अब बात किसकी कर रहा है यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। x और y दोनों की बात कर रहा है, तो किसी एक को पहले निकाल लेते हैं। तो पहले y के लिए बात करें या x के लिए, किसी एक को निकाल सकते हैं। तो पहले हम x निकाल लेते हैं। ये 2x है, ये 4x है, ठीक है। तो इसका मतलब आप x के कोफिशिएंट बराबर करोगे तो y निकल कर आएगा, और y के कोफिशिएंट बराबर करोगे तो x निकल कर आएगा। तो यहाँ पर x और y में से किसी के भी कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, तो हम कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं x के। तो इसका मतलब ये 2 है, ये 4 है, तो इसको भी 4 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे? 2 से पूरे को। तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? आपके 300 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो 4x में से माइनस 4x होगा 0 होगा, 10y में से y माइनस होगा 9y होगा, और 300 में से 75 लेस करेंगे तो 225 होगा।
अब 225 में 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल कर आएगी। तो 225 में 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितने टाइम चला जाएगा। 225 की बात करूं तो ये y है, बिल्कुल सही है। 9 से ये चला जाएगा कितनी बार, 2 बार, और फिर ये चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 25 डिग्री आएगी, और y का मान 25 डिग्री एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी आप x का मान निकालना चाहते हैं तो वो y की जो वैल्यू आई है, आप चाहें तो इस वाली इक्वेशन में और आप चाहें तो इस वाली इक्वेशन में रख सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि y आया कितना 25, तो यहाँ रख देता हूँ y 25, तो उधर 75 है, ये y उधर जाएगा, 75 में से 25 लेस होगा, 50 बचेगा, 4x इक्वल्स टू 50 होगा, और 50 का बाई 4 करूंगा, 50 में 4 का भाग दूंगा, तो यही 12.5 आने वाला है। लेकिन अभी आपको इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो y है वो 25 डिग्री एक ही ऑप्शन में आया है, इसलिए आपको x निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है और वह 11 रुपए में 10 की दर से उन्हें बेच देता है, बिल्कुल सही है। तो उसका प्रतिशत लाभ किसके बराबर होगा। 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी है उसने और 11 रुपए में 10 की दर से बेचा है उन्हें, बिल्कुल सही है। तो कुछ नहीं करते इस तरह के सवालों में, जो खरीदा गया मूल्य है उसको बेची गई वस्तुओं की संख्या से गुणा करते हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। तो क्रय मूल्य आ गया मेरे पास कितना, 100 रुपीज, 100 रुपए। सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब जो रिमेनिंग दो नंबर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 11 का 11 से 121 होगा, तो 121 रुपए जो है वो दूसरा मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस आपके सामने आ चुकी है। कॉस्ट प्राइस है आपके पास, सेलिंग प्राइस है आपके पास, तो आप देख सकते हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो फायदा हो रहा है कितने का, 21 का, किस पर, 100 पर। और प्रतिशत में पूछा है तो 21 100 का प्रतिशत कितना होगा, 21% ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच करेगा आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। If x plus 5 by x plus 5 by 7 plus 4 by 9 is equals to 2 completed 125 upon 126, then x is equals to। इसके अंदर आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो कि आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, पहले इस पूरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। x अपनी जगह पर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, प्लस 6 7 9 इसका एलसीएम लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। 6 और 9 का तो मैं ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा 18, और 7 जो है, 7 जो है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। तो 18 का गुणा करेंगे किससे भाई, 7 से। तो 18 का अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो 18 का 70, और ये हो जाएगा कितना 56, तो 70 और 56 126 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, जो कि कितनी बार जा रहा है, 21 बार, और 21 का 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 105। प्लस ये लीजिए, प्लस 7 से 126 कर लेते हैं, तो 7 से 126 दिख रहा है कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। 18 का 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90। प्लस 9 से 126 कर लेते हैं, तो 9 से 126 करेंगे तो 9 से ये चला जाएगा पहले एक बार, और फिर 36, तो कितनी बार, 4 बार, तो 14 बार, और 14 का गुणा कर लेते हैं किससे, 4 से। तो 14 का 4 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 56। बराबर में जो है उसको ढंग से लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 126 का डबल कर लेते हैं, तो 126 का डबल हो जाएगा आपके कितना, 252, और 252 में जोड़ लेते हैं कितना, 125, तो 252 और 100 हो जाएगा 352, और फिर 25 और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50 60, और ये कितना हो जाएगा, 70 277 या 377, एक सेकेंड, 252, हाँ 377 हो जाएगा, 2 नहीं। चलिए 126 से 126 नीचे से नीचे कैंसिल हो सकता है, अभी कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है। एलसीएम लेने के बाद कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं 126, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 126 एक्स हो जाएगा। इन सबको ऐड करके लिख लेते हैं, कितना है भाई ये, क्योंकि 126 से 126 तो 1 टाइम जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 100 और 90 190, और ये 50 आ जाएगा, कितना आपके पास, 240, 240, और ये 11 हो जाएगा आपके पास कितना, 251।
126 से 126 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। 251 उधर मैं भेज देता हूं, तो 251 उधर चला जाएगा, तो 126x इज इक्वल्स टू 251 उधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, फिर ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना 1। तो x की वैल्यू पूछी थी जो कि निकल कर आ चुकी है आपके सामने, कितनी 1। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। इन द गिवन सर्कल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, तो डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो और भी अच्छे से बना देते हैं आपके लिए। ये है पूरा एक सर्कल, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये लाइन हो गई आपके डी सी, ये लाइन हो गई आपके ए डी, ये लाइन हो गई आपके ए सी, ये लाइन हो गई आपके बी डी, ये कौन हो गया आपके थीटा, ये कोण पूरा जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 85, और ये जो इतना सा कोण है वो दे रखा है आपको कितना 40 डिग्री। बिल्कुल सही। वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, आराम से निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकलेगी देखिएगा। अगर मैं बात करूं, ये है पूरा का पूरा 85, बिल्कुल सही है। ये कितना है 40, तो सबसे पहली बात ये एंगल भी कितना होगा आपका 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो थ्योरम होती है, जो प्रमेय होती है किसी भी सर्कल के लिए, वृत्त के लिए, वो ये कहती है कि अगर उस वृत्त की किसी एक जीवा पर एक ही तरफ अगर हम कोण बनाते हैं तो वो बनने वाले कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो ये 40 डिग्री इसी जीवा डीसी पर बन रहा है, ये वाला जो है ये भी इसी डीसी पर बन रहा है, इसीलिए इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। अब तो खत्म हो गया। त्रिभुज ले लेते हैं ए, त्रिभुज लेते हैं ए डी और सी, तो त्रिभुज के सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, अंतः कोणों का योगफल हमें पता है कितना होता है 180, उसमें से 85 ये है, 40 ये है, ये हमें निकालना है जो कि आराम से निकाल सकते हैं। तो 180 में से माइनस कर देते हैं इसको, 40 प्लस कितना 85, तो 40 और 80 120 और 5 कितना 125, तो 180 में से 125 कर लेते हैं लेस, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 करूंगा तो 30, और फिर ये कितना हो जाएगा आपके 55, 55 डिग्री, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए। शिक्षण विधियां जो है आपके, टीचिंग मेथड जो है उनका ये प्रश्न है। तो प्रश्न आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। पहला, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, बिल्कुल ये तो दर्शाते ही है। दूसरा, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्याओं का अवसर होता है, बिल्कुल सही है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ठीक है। और चौथा क्या है, संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। नहीं दर्शाने की बात कर रहा है, तो नहीं दर्शाने वाला ऑप्शन कौन सा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र जो है संकुचित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। देश की उन्नति और संपन्नता, इनकी बातें हो रही है, तो इसका मतलब गणित का सामाजिक मूल्य, इसी को ये क्या कर रहा है, प्रदर्शित। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। ये जो है ये क्या कहलाता है आपका, योगात्मक आंकलन कहलाता है, सूचनात्मक आंकलन कहलाता है, निंदात्मक आंकलन कहलाता है, या परीक्षण कहलाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आंकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता। नहीं दर्शाने की बात हो रही है। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना। थर्ड ऑप्शन, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बात किसकी हुई है, नहीं दर्शाने की हुई है। चलिए अगला प्रश्न फिर से टीचिंग मेथड का है।
सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को, इस वोकेबलरी को क्या जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध, या फिर जो लास्ट है वो है गणित शिक्षण में आपके उपकरण। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका होगा लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 10 सवाल है जो कि इसी के हैं। अगला क्या कह रहा है देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? पहला, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सही है ये तो। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल ये भी सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्या है, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। नहीं दर्शाने की बात हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों को, प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गणित में विषय वस्तु विशेषण, गणित में त्रुटि विशेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण, और लास्ट है गणित में त्रुटि संश्लेषण। तो कौन सा होगा? एरर एनालाइज करना इन मैथमेटिक्स, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या बोल रहा है 15 नंबर देखिए, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन, या आइडियल क्वेश्चन मतलब आदर्श प्रश्न। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। चलिए क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? ध्यान रखिएगा, नहीं कह रहा है। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, और लास्ट है गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। ठीक है, नहीं दर्शाने की बात हो रही है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? पहला, विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, दूसरा मौखिक कार्य, तीसरा विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, और लास्ट है बाई कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों में तुलना करके। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस प्रश्न को ताकि प्रश्न को सरल करने की जगह हमें मिल जाए। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए, दो पूर्ण संख्याएं दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल कितना आता है? 3। और यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 5, और शेषफल कितना आता है? 1। तो बताइए छोटी वाली संख्या कौन सी है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिएगा इसको। दो संख्याएं, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी संख्या है उसको बी मान लेते हैं, बिग, और जो छोटी संख्या है उसको एस मान लेते हैं, मतलब स्मॉल। ठीक है भाई, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, छोटी वाली संख्या s से विभाजित कर रहे हैं बड़ी संख्या के 3 गुने को, ये लीजिए 3b, तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको? भागफल 4 प्राप्त हो रहा है, और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 3। तो हमें पता है भाजक का भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होता है? भाज्य। तो एक इक्वेशन बना सकता हूं मैं, 3b इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4s प्लस कितना? 3। बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। फिर कह रहा है आपको आगे क्या, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित करूं, छोटी संख्या हमने क्या मान रखी है? s, ठीक है, उसके कितने गुने को? 7 गुने को, मतलब 7s। इसको मैं विभाजित करूं किससे? बड़ी संख्या से, मतलब b से। ठीक है, तो क्या होता है? भागफल कितना मिलता है आपका? 5, और शेषफल आपको कितना मिलता है? 1। तो इसका इससे गुणा करेंगे, भाजक का भागफल से और शेषफल जोड़ेंगे तो भाज्य आपको मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन बनकर आएगी आपके सामने, जो कि क्या होगी? 7s इज इक्वल्स टू 5b प्लस कितना? 1।
वो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है एस और बी, स्मॉल और बिग नंबर, और आपको पूछा कौन सा, यहाँ पर छोटी वाली संख्या पूछी। आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। छोटी वाली संख्या पूछी है तो छोटी वाली संख्या मतलब s, तो जो b है उसके कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं तो s का मान आ जाएगा। तो b के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं भाई, या फिर इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में ये है, तो ये आ जाएगा आपके सामने 3b, 3 इधर ले आते हैं तो 3b माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना, 4s। अब यहां पर हमें s निकालना है तो b के कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, तो ये 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे जो कि कितना आएगा, 15। तो इस 3 को 15 बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे पूरे में, और इस 5 को 15 बनाना है तो पूरे में किससे गुणा करेंगे, 3 से। ये कितना आया 21s, ये कितना आया आपके 15b, और प्लस में कितना आया 3। वैसे ही अंदर गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15b, तो b के नीचे b लिख देता हूं, बिल्कुल सही है। अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का 15, ये इसके नीचे लिख देते हैं, ये बराबर है, और इधर 3 5 का 4 से गुणा होगा तो ये 20s, ये लीजिए 20s पूरा लिख देते हैं। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये क्या बचेगा s, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये पूरा खत्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 और 3 कितना 18, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है देखिएगा, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7, 6 एंड 9 इन द नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, प्लेस वैल्यू लेनी है मतलब स्थानीय मान लेना है, किसका, 7 का, 6 का और 9 का। तो 9 तो इकाई के स्थान पर है, यूनिट प्लेस पर है, तो 9 इंटू कितना होगा 1, जो कि कितना होगा आपके 9, बिल्कुल सही है। फिर आपको क्या बोल रहा है, 6 कहां पर है, ये रहा, और इसके राइट साइड में कितने 1 2 3 4 डिजिट्स है, इसका मतलब इसके साथ 4 0 लगेंगे तो 6 1 2 3 और ये 4, बिल्कुल सही है। फिर आपको क्या बोल रहा है 7, तो 7 यहाँ पर, और इसके राइट साइड में कितने 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 0 लगेंगे 7 के साथ, तो 1 2 3 4 5 6, और ये कितना आ जाएगा आपका 7। ढंग से लिख लेते हैं, ये लीजिए, चलिए 2 4 और 6, तो 6 0 लगाने, तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, और ये कितना आ गया 7, और ये कितना आपका 9। इसको ऐड करके बताना ये कितना आएगा, ये 9 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 7 आ गया। 7 0 6 0 0 0 9, 7 0 6 0 0 9 कहां पर बैठ रहा है, 7 0 6 0 0 9, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, if the following fractions are arranged from the smaller to larger fraction, then which fraction will become in the middle? ये जितने भी आपको दे रखे हैं नंबर या अनुपात या प्रतिशत या भिन्न, उन सबको जब छोटी से बड़ी के रूप में लिखा जाए तो बीच में कौन सी आएगी ये आपको बतानी है। बिल्कुल बता सकते हैं। 1/3 हमको पता है कितना होता है, 1/3 0.333 कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक, 3 डिजिट पर ले लेता हूं। 31 क्या है, परसेंटेज, इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो 31 अपॉन में क्या होगा 100, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.31, ठीक है, और 0 लगा देता हूं ताकि पॉइंट के बाद सब जगह 3 अंक आ जाए। फिर कितना आपका 3/10, तो 3/10 है जिसको मैं लिख सकता हूं कितना 0.3, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है तो 0.300 लिख सकता हूं, क्योंकि इन जीरो का कोई वैल्यू रहेगा नहीं। पॉइंट के बाद सब जगह 3 डिजिट है ताकि पॉइंट वाला पंगा खत्म हो जाए, 333 310 300 इनकी तुलना कर पाऊं मैं। फिर कितना है, फिर तो सिंपल सा है आपके 0.313, आगे 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ना नहीं है। फिर कितना है 0.909, और अपॉन में कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 303। अब पॉइंट भूल जाइए, क्योंकि पॉइंट में हर एक के बाद कितनी डिजिट नजर आ रही है, 3 डिजिट नजर आ रही है, तो आप तो 333 310 300 313 और 303 की तुलना कीजिए बस। तो किस में लिखना है, छोटे से बड़े में, तो सबसे छोटा कौन है भाई इनमें 300, तो ये तो आएगा फर्स्ट नंबर पर। 300 के बाद कौन है, ये 310, ये आएगा सेकंड पर। फिर 310 से पहले 303 पड़ा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर, तो ये किस पर आएगा सेकंड पर। और फिर
ये वाला जो 310 है ये आएगा थर्ड पर, और ये आएगा आपका फोर्थ पोजीशन पर, और ये आएगा आपका फिफ्थ पोजीशन पर। तो बीच में कौन आ रहा है? तीसरे नंबर वाला 0.310, मतलब कितना? 31%, जो कि ऑप्शन मैच खा रहा है आपका कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, if 9x76 माइनस ऑफ x6y9, जो कि किसके इक्वल आ रहा है? आपके 3y7 के। तो यहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है? यहां पर आपको फाइंड आउट करना है x और y जो है वो किसके बराबर है। बिल्कुल कर लेते हैं, देखिएगा। 9x76, ये x, ये 6, ये y, और ये क्या 9 अपॉन में क्या आ रहा है? ये 7, ये y अपॉन मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर आ रहा है आपके ये y, और ये कितना 3। 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, ये तो सही है। अब ये 7 नहीं है, कितना हो चुका है? 6। ऑप्शन उठाकर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, y कितना लूं? 3, तो y 3 लूं तो 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा, बिल्कुल सही है। y 3 लूंगा तो यहाँ से x कितना होगा? 9 होगा, तो 9 में से 6 जाएगा, तो y जो कि 3 लिया था वो आएगा, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ अगर 9 रखूंगा तो 9 माइनस 9 0 होना चाहिए, जबकि ये 3 है, तो ये वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू सेट यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ तो हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। y कितना है भाई? 9, तो y अगर 9 होगा तो 6 में से 9 जाएगा नहीं, बिल्कुल सही है। और x कितना होगा? फिर 3 होगा, तो इसको दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16, तो 16 में से 9 जाएगा तो वापस आपके 9 आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू अगर देखें, y की वैल्यू कितनी ली हमने यहाँ पर? 9। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो वापस आना भी क्या चाहिए? 9, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो फिर ऑप्शन उठाते हैं कौन सा? तीसरा। y कितना है भाई? 8, तो यहाँ 8 रखता हूं तो 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, बिल्कुल सही है। और उस कंडीशन में x कितना है? 5, तो यहाँ 5 होगा, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे कैरी फॉरवर्ड होगा तो 15 होगा, तो 15 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा आपके? 15 में से 6 जाएगा तो y आना चाहिए, और y हमने कितना लिया है यहाँ पर? ये 15 ही है ना भाई, x की वैल्यू 5 होगी। अच्छा, इसको देंगे 14 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 14 में से अगर मैं इसको लेस करूंगा 6 को, तो कितना आ जाएगा? 8, बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर ये कितना हो गया आपके पास? x की वैल्यू 5, और ये 9 की जगह 8 हुआ, क्योंकि इसने इसको कैरी दिया। तो 8 में से अगर मैं लेस करूं कितना? 5, तो 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है, श्री एक्स के पास 55,600 रुपए है। उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। ठीक है, फिर उसने 57,986 रुपए एक संस्था को दान कर दिए, और पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब एक्स के पास कुल धन कितना पड़ा है, ये आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे? देखिएगा, पहले कितने रुपए? सबसे पहले 55,600 रुपए, बिल्कुल ठीक है। उसमें से उसने क्या किया? निवेश किया कहीं पर, और कितना मिला उसको वापस? इसका 8 गुना, तो इसका 8 से गुणा करवा देते। डबल जीरो तो आना ही है। 8 का 6 से 48, फिर 4 40, और 4 44, फिर 4, फिर 40, और 4 कितना? 44। इतना वापस उसको मिला। ठीक है, उसने 57,986 रुपए संस्था में दान कर दिए। तो 57,986 रुपए दान कर दिए तो माइनस कर दो, उसके पास तो है नहीं अब वो। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। फिर ये 17 होगा। ठीक है, तो 17 में से 9 जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना रह जाएगा आपके पास? 8। ठीक है, फिर ये 13 में से 7 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 6। फिर यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा तो कितना रह जाएगा आपके पास? 8। और ये आगे वाला कितना रह जाएगा? 3। इतना अब उसके पास पड़ा है। अब क्या बोल रहा है? उसने दान करने के बाद पुनः उसने बचा हुआ धन, ये पड़ा बचा हुआ धन, निवेश किया और इसका 1/3 प्राप्त किया, तो इसका 1/3 उसको मिला है, जो कि अब उसके पास पड़ा है। तो कुल मिलाकर अब उसके पास पड़ा कितना है? तो इसमें 3 का भाग देने पर पता चलेगा। 3 का भाग दे देता हूं 1 बार, 3 का भाग दे देता हूं 2 बार, फिर कितना होगा? 26, तो फिर चला जाएगा 8 बार 24, फिर ये हो जाएगा कितना आपके पास? 2, तो 1 2 8 करके 1 2 8 करके 2 जगह है, चलिए देख लेते हैं।
तो 3 से चला गया, बिल्कुल 3 से चला गया 2, 26 हो गया, तो कितना हो गया 24, फिर ये आ गया यहाँ पर, तो कितना हो गया 9, 27, ठीक है। तो 1289, 1289, चलिए अभी भी चल रहा है मामला, तो 27, तो ये 11, तो अब कितना हो गया 3 बार, ठीक है। तो 93, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसका मतलब अब उनके पास कितना पैसा पड़ा है, कितने रुपए पड़े, 1,28,938 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्या कह रहे हैं आपको क्या कह रहा है देखिएगा, इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज 9 साइड्स देन द ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू। तो हमें पता है किसी भी बहुभुज के लिए, चाहे वो सम बहुभुज हो या ना हो, किसी भी बहुभुज के लिए जो बाहरी कोणों का योगफल होता है वो फिक्स है, कितना होता है 360 डिग्री। अब जब सम बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है, तो ईच एंड एवरी जो एक्सटर्नल एंगल है वो इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, जो नंबर ऑफ साइड्स है उसका भाग देने पर, डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आ रही है कितनी 40 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, if SCF of 408, 1032 is equals to 1032x minus of 408y और x plus y जो है वो 7 है, तो आपको क्या पूछ रहा है, x minus y पूछ रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं, 408 है, बिल्कुल ठीक है, और ये कितना है 1032। तो सबसे पहले ये जो जाएगा कितनी बार चला जाएगा आपके, सबसे पहले ये चला जाएगा कितना, 408 है तो 2 टाइम्स चला जाएगा, एक बार नहीं। तो 2 बार में कितना हो जाएगा ये आपका 400 का 800 और 8 का कितना 16, तो ये हो जाएगा कितना 816। हाँ, अब 32 में से 16 जाएगा तो 16 बचेगा, और 1000 में से फिर 8 कम करेंगे तो 216 बचेगा। बिल्कुल सही है, ये 408 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 200 का डबल 400 और 16 का 32, तो अब एक बार जाएगा जो कि 216 ही होगा, ठीक है। अब 216 और ये 408 है, तो 16 और 4 करेंगे तब 20 होगा, तो ये कितना होगा आपके पास 84, ठीक है। और 84 और 184 और ऊपर का 8 करेंगे, तो 84 और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 और 2 192, और ये कितना हो गया 216। कितनी बार जा रहा है भाई, एक बार, तो ये हो गया 192। कम कर लीजिए इसमें से आराम से, 192 है तो कितना हो जाएगा, इधर 8 और उधर कितना है 16, तो 16 और मैं 8 जोड़ लूंगा तो कितना आ जाएगा 24, और वो 192 ऊपर से लिख लेते हैं। 24 से कर लो भाई इसको, कितनी बार जाएगा, 2 है और ये 4 है, तो 4 का 2 बनाना है तो कितनी बार में बनेगा ये 8, 8 चौक 32 होता है, तो 8 दूनी 16, 160 और 8 चौक 32, 8 बार में पूरा पूरा जा रहा है। लास्ट में क्या बचा 24, वही इनका क्या है आपका SCF है, बिल्कुल ठीक है। और SCF कितना आया है 24। SCF नहीं पूछा आपको, आपको दे रखा है इसका SCF किसके बराबर है, 1032x माइनस 408y के। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1032x माइनस 408y बराबर किसके है आपके, जो कि आपको दे रखा है 24 उसके। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, बिल्कुल। तो अब इसमें इसको डिवाइड करके देखते हैं, 24 इन दोनों को कैंसिल करेगा, बिल्कुल करेगा, इनका SCF है तो इनको कैंसिल करेगा ही करेगा। तो 24 इन दोनों को कितनी बार कैंसिल करेगा, इधर तो आ जाएगा 1, तो इधर 408 देखें तो कितना हो जाएगा, ये एक बार में करें तो 240, एक बार है तो कितना हो गया ये 40, 24, फिर कितना रह जाएगा आपके पास, ये इधर 6 और ये 10, तो 16, 168 रह जाएगा। और 24 का 4 है और 8 बनाना है तो 7 बार करें तो 140 और 7 चौक 28, 168 बिल्कुल सही है, 7 बार में चला जाएगा। चॉइस का इधर कर लेते हैं, बिल्कुल। तो चॉइस है और ये 103 है, तो सबसे पहले हम इसको 3 बार कर लें या 4 बार, 4 बार करूंगा तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कितना बचेगा 96 होने पर 4 इधर बचेगा और 3 उधर बचेगा, तो 4 और 3 कितना होगा ये आपका 7, तो 24 से 72 3 बार में चला जाएगा। इक्वेशन आ गई मेरे पास कितनी, 43x माइनस 17y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आई है। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है भाई, x प्लस वाई कितना है 7, x प्लस वाई कितना है भाई आपके 7। कौन सी वैल्यू पूछिए आपको, आपको पूछिए x माइनस वाई, तो x और y दोनों निकालते, आराम से निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए, किसके, किसी के भी, तो हम y के बराबर कर लेते हैं, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे 17 से।
तो ये कितना हो गया 17x, ये कितना हो गया 17y, और इसका 17 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो गया 70 और 49 49। तो 70 और 49 आपके 30 इधर और 19 इधर, 119। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ूंगा तो 40 50, और ये कितना हो जाएगा 60, बराबर इन दोनों को जोड़ूं तो 120। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम इसमें रख लेते हैं, किसमें, x प्लस वाई बराबर 7 में। तो ये 2 आया तो y कितना आएगा, तो उधर जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो y कितना आएगा 5। तो आंसर कितना आएगा माइनस का 3। ठीक है भाई, चलिए। और माइनस का 3 कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा। 60,105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता क्या है, एक समान है, और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी वो बताइए। तो हमें न्यूनतम संख्या बतानी है आवश्यक कमरों की। इसका मतलब कमरों में अधिक से अधिक विद्यार्थी आपको बैठाने हैं, और आपको एक कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। मतलब बड़े से बड़ा वो नंबर निकालना है जो इन सबको डिवाइड करता हो। मतलब इनका एचसीएफ निकालना है पहले तो आपको। तो एचसीएफ निकाल सकते हैं इनका वर्बली, मौखिक रूप से ही। क्यों, क्योंकि 60, 105 और कितना 135, ये सब के सब बड़े से बड़े नंबर जो 15 है उससे कंप्लीटली डिविजिबल है। सही है। तो इनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 15। अब ये जो 15 है इन तीनों में डिवाइड करूंगा तो जो रूम है, आवश्यक कमरों की संख्या है हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, वो निकल कर आएगी। तो 15 का भाग 60 में दूंगा तो 4 कमरे कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए भाई, विज्ञान के लिए। 15 का भाग 105 में दूंगा तो 15 का भाग 105 में जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 15 का भाग 105 में 6 बार, नहीं सॉरी 7 बार। तो 7 कमरे कौन से सब्जेक्ट के चाहिए भाई, 7 कमरे आपको अंग्रेजी के चाहिए। फिर 15 का भाग 135 पे जाएगा कितनी बार, 9 बार। 9 कमरे कौन से सब्जेक्ट के चाहिए भाई, मैथमेटिक्स के चाहिए। तो टोटल कमरे कितने चाहिए वही पूछा जा रहा है। तो 9 और 7 कितना हो गया आपके पास, 16 और 4 कितना 20। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। दिए गए त्रिभुज एबीसी में एपी जो है बीएसी का समद्विभाजक है तथा AQ जो है BC पर लंब है, तो PAQ का मान क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। डायग्राम एक बार अच्छे से बना देते हैं फिर से आपके लिए। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। ये नाम है क्या A, ये नाम है क्या B, ये नाम क्या है C, ये क्या है P, ये क्या है Q, ये कितना है 90, ये कितना है 75 डिग्री, और ये कितना है आपके 35 डिग्री। सही है। अब आपको क्या बोल रहा है, APBAC का समद्विभाजक है। AP जो है इस BAC पूरे का समद्विभाजक है, मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ये पूरा कोण कितना होगा वो तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से निकाल सकते हैं। 180 होता है, उसमें से 75 और 35 पता है, तो 70 और 100 और 110 पता है। तो ये जो पूरा कोण है ये कितना होगा, 180 माइनस 110 मतलब कितना 70। और ये जो AP है इनका समद्विभाजक है, इसका मतलब 70 का आधा आधा करूंगा तो ये कितना होगा भाई 35, और ये पूरा कितना होगा आपका 35 डिग्री। बिल्कुल सही है। अब ये 75 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना है वो हम बता सकते हैं। इस वाले त्रिभुज A B और Q वाले त्रिभुज में हम बता सकते हैं कि ये 90, ये 75, तो फिर केवल ये कोण कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। तो 90 और 75 कर लूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90 और 75 165। तो 180 में से 165 कम कर लूंगा तो ये वाला एंगल आपका निकल कर आ जाएगा। सही है। तो 165 में 5 करूंगा तो 70 होगा, तो फिर कितना निकल कर आएगा, 15 डिग्री निकल कर आएगा। तो केवल ये वाला जो कोण है, केवल ये वाला, ये कितना है 15, और ये पूरा कितना आया था 35। तो 35 में से 15 ये है, तो मुझे पूछ ये वाला रहा है, तो ये कितना होगा फिर 20 डिग्री। और 20 डिग्री कौन सा ऑप्शन है भाई,
फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, इन द गिवन ट्राइंगल ABC, OB and QC are bisectors of angle B and angle C respectively, then the angle BOC is equals to, दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC क्रमशः B और C के समद्विभाजक है, तो BOC किसके बराबर होगा? आपको ट्राइंगल की थ्योरम पता होनी चाहिए। ये दोनों इन एंगल के बाइसेक्टर है, विशेष ध्यान रखिएगा। जो कि O पर मिल रहे हैं, तो हमें पता है ये वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस जो ये तीसरा एंगल है जिसकी वैल्यू कितनी है 40, जिसको A नाम दिया गया है, तो 90 प्लस A/2 ये होगा। ये कितना है B और ये कितना है C, और ये ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ आपको दिख रहा होगा। तो बस 90 प्लस A कितना है 40, 40/2 कितना 20, तो 90 प्लस 20 कितना 110, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। Sides BA and DC of a quadrilateral ABCD are extended as per the diagram, then which one of the following is true? चतुर्भुज ABCD की भुजाएं जो है वो BA और DC को आकृति अनुसार बढ़ाई जाती है, तो निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य होगा? किस तरीके से बढ़ रही है भाई? ये DC है, ये बढ़ रही है आगे यहाँ F तक, ये AB है, ये है आपका X, ये है आपका A, ये है आपका Y, ये है आपका B, और ये है आपका क्या E। तो आपको पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही होगा, तो रिलेशन तो साफ पता चल रहा है, A प्लस बी बराबर कौन सा होगा भाई, X प्लस वाई। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों होगा वो भी आपको समझा देते हैं, देखिएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर A है तो ये कितना होगा भाई 180 माइनस ऑफ A, ये अगर B है तो ये कितना होगा भाई 180 माइनस ऑफ B। बिल्कुल सही है। अब जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है, तो इस पे आमने सामने के कोण जो होंगे वो आपस में क्या होंगे भाई, बराबर। तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तो 180 माइनस A इज इक्वल्स टू 180 माइनस B है, तो इसका मतलब A और B एक तरफ करूंगा तो A प्लस बी की वैल्यू और ये X प्लस वाई की वैल्यू आपस में क्या आएगी, बराबर। और यही कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, फर्स्ट वाला। चलिए, एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए, तो इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, एरर कितने की है, 98 का 108 हुआ, मतलब कितने का फर्क आ रहा है, 10 का। ठीक है, उससे हुआ क्या, एवरेज जो है 1/5 बढ़ गया, मतलब हर एक का एवरेज कितना बढ़ा, 1/5। बिल्कुल सही है। तो हमें पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो माना टोटल स्टूडेंट कितने A है, हर एक का एवरेज 1/5 बढ़ा, जो कि इस 10 के बराबर है, तो A का मान कितना हो गया 50, तो 50 स्टूडेंट्स, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें 2018 के लेवल 2 वाले पेपर के बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए जो भी नोटिफिकेशन आए यहाँ पर, मतलब जितने भी नए वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में 2018 लेवल 2 पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।